हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आज की इस सेशन में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हल करने वाले हैं। यानी आज की सेशन में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन से। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस बेस पे होने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 164 में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या चीन। तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। केपी शर्मा ओली ने ली थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। भारत में गुजरात किसका सबसे बड़ा संसाधक है। भारत में गुजरात किसका सबसे बड़ा संसाधक है। तो दूध का है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो साथी किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो 18वीं शताब्दी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य वो कौन सा है। तो तेलंगाना राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। बांधवगढ़ गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। बांधवगढ़ गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक तैयार की थी। तो किसने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक की तैयारी भी की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जितने भी सवाल होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, यानी सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपनी तैयारी को परखेंगे, क्योंकि समय आ चुका है अपनी तैयारी को परखने का। क्योंकि इसका एग्जाम का डेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जो पहले इसमें फॉर्म अप्लाई चल रहा है 19,838 के पदों पर, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। फिर उसके बाद बिहार का होमगार्ड की भर्ती में भी 15,000 वैकेंसी आ चुकी है। उसमें कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, केवल फिजिकल से उसमें आप नौकरी ले सकते हैं। उसका फॉर्म फिलअप 27 मार्च से स्टार्ट होगा, जो कि शायद 10 अप्रैल तक ही चलने वाला है। तो आप सभी लोग उसमें भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप बिहार होमगार्ड में जाना चाहते हैं, पुलिस होमगार्ड में जाना चाहते हैं, तब 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा दोस्त। ओके, अब हर एक एग्ज़ाम का प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे रेलवे भी बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। कुछ दिन क्या जो 19 और 20 को ALP CB2 का एग्ज़ाम होने वाला था, वो किसी कारण साथ ही रद्द कर दिया गया। तो इसका एग्ज़ाम डेट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि नोटिस में लिखा गया है कि 1 मंथ में उसका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इसके बाद NTPC का लास्ट में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 3 महीने आपके पास बाकी है। तो जितने भी क्वेश्चन आज से हम लोग करेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने
किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? देवराय प्रथम ने शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो भाई ये 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो इसमें प्रतिशत 99% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन है? दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो वर्ष 1945 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? भारत में कौन सा राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? तो साथ ही केरल और कर्नाटक राज्य है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से एक कौन सी नहीं है? तो देखिए मलयालम तो है, भारतीय सरकार द्वारा जो घोषित शास्त्रीय भाषा है। उड़िया भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन साथ ही बांग्ला नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। असम में किस त्यौहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? असम में किस त्यौहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इजी भी सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति साहब होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के एग्जाम्पल हैं? तो ये उपनिषद के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? तो कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? तो तहसील परिषद नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस बार साथ ही टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने जा रहा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन साइंस का, यानी जीके और साइंस मिलाकर टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग प्लस मैथ के मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों 100 क्वेश्चनों का पेपर होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि साथ ही 90 मिनट आपके पास समय रहने वाला और 1/3 का
नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। हम डेली का डेली क्लास में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते चलते हैं कि आप कहीं भूल ना जाए मेरे भाई, क्योंकि इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट दिलाना हमारा टारगेट है। इसलिए साथियों बहुत ही मन से, शिद्दत से, जितना हो सकता है हम आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और वही क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो आपके पिछले वर्ष में सवाल पूछे जाते हैं और जैसे इस समय रेलवे एग्जामों में सवाल आ रहे हैं। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप डेली का डेली बस क्लास ज्वाइन जरूर किया कीजिए मेरे भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? तो लूनी नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के राज्यपाल को भारत के किसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 2020 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो साथ ही ये 5G यानी जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है, यानी अब तो हम लोग 5वीं जनरेशन में चल रहे हैं। तो बताइए इसको पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी थी भारत में 5G नेटवर्क के संचालन के लिए? कौन सी कंपनी थी? तो एयरटेल कंपनी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पिरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा त्यौहार पिरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? तो मुहर्रम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो साथ ही नाबार्ड किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपसे पूछ देगा तो भारत के शहर मुंबई में स्थित है। ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL की स्थापना किसमें 1969 में की गई थी? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो CIIL है इसकी स्थापना मैसूर 1969 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन साथ इस समय तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान में? 11 मौलिक कर्तव्य है। ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेंकुनी उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में पेंकुनी उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34, कर्नाटक में स्थित बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट किस अयस्क का समृद्ध स्रोत है? कर्नाटक में स्थित बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट किस अयस्क का समृद्ध स्रोत है? तो ये लौह अयस्क का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने राजपूत के कहां पर एक तालुका में भूमि राजस्व में वृद्धि के विरोध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था बारडोली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे आप जानते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? तो साथी कल से 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है 18वां संस्करण का। तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया होगा। तो वर्ष किस वर्ष में बताइए फटाफट। तो मेरे भाई 2022 में, ये 2025 में 18वां संस्करण हो जाएगा, यानी 2023 में 16वां था और 2024 में 17वां था और ये 2025 में आपका 18वां संस्करण स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और भाई सबके फेवरेट आरसीबी, और कहाँ पे हो रहे हैं? आरसीबी के पिच पे ही हो रहे हैं, यानी बेंगलोर स्टेडियम में। देखिए एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो भाई पीके थुंगन समिति ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लगभग साथी 100 से अधिक क्वेश्चन हो सकता है आज की सेशन से। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो भाई 3 श्रेणियों में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक सींग वाला गैंडा की दलदली और धसाऊ भूमि में देखे जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडा तो असम में पाए जाते हैं काफ़ी। तो ऑप्शन देखिए असम है और एक पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में देखे जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हिजरी वर्ष यानी इस्लामी वर्ष 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? जो साथी इस्लामी वर्ष होता है, जिसे हिजरी वर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होते हैं? तो भाई ये 11 दिन कम होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? तो आप सभी से सवाल पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, जो कि 1876 में किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर भाषण देता है? चलिए बताइए दोस्त कि कौन राजपथ पर 26 जनवरी पर भाषण देता है? प्रधानमंत्री जी देते हैं या राष्ट्रपति? इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई देता होगा। तो आप देखते हैं साथी, गणतंत्र दिवस आता है जब 26 जनवरी आता है, तो राजपथ पर से भारत के राष्ट्रपति देते हैं। जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, तो हमारे देश के भारत के यानी प्रधानमंत्री साहब देते हैं। ओके दोस्त, तो ये भी आप पॉइंट्स नोट करेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली? भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष में मिली थी? तो 1959 में मिली थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक के रूप में प्रतीक है? हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक के रूप में प्रतीक है? तो ये भगवान विष्णु जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? तो भारत के संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा है?
तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन किस वर्ष में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? तो भारत में जो विमानन क्षेत्र का उद्घाटन था 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? तो कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित रखता है? तो संस्कृत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 सभी साथी बताएंगे और हर एक सवाल का जवाब अब हमें कमेंट करते साथ में चल रहे होंगे। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप साथ हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा। ओके, इससे आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा। आप टेस्ट इसमें नहीं लगा रहे होंगे तो आप हर एक सवाल का जवाब साथ में कमेंट में देते चलेंगे, तो इससे आपकी एक टेस्ट भी हो जाएगा और मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। यानी एक काम से तीन आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? तो अनुच्छेद 154 है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? तो वो असम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, नर्मदा या नेरबुड्डा मध्य भारत की एक नदी है जो कि किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? नर्मदा या नेरबुड्डा मध्य भारत की एक नदी है जो कि किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? तो ये गुजरात राज्य में अरब सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था? तो साथ ही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ये किसके रूप में भी जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मेरे भाई मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही 1951 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा तमिल भाषा को दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित भारत में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? चलिए बताइए भारत में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरबन आरक्षित वन है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? 1951 में स्टार्ट हुई थी, 56 में खत्म हुई थी, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था देश का कृषि विकास था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से पहला कौन थे?
जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से पहला कौन थे? तो सर जी ऋषभनाथ जी उदय थे। डी ऑप्शन ऋषभनाथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखिए मिजोरम तो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित है, उत्तराखंड भी स्थित है, सिक्किम भी है, लेकिन बिहार राज्य नहीं शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जो बिहार राज्य ये भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे? तो बताइए दोस्त, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? सानिया मिर्जा? बिल्कुल नहीं। बबीता फोगाट? नहीं। दीपिका कुमार ने? पीवी सिंधु ने जीता था, जो कि साथ ही एक 2016 में जीत ली थी और 2020 और 21 में जीत ली थी। यानी पीवी सिंधु ने साथ ही भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? तो ये गुड फ्राइडे के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि साथ ही सरकारी छुट्टी भी होती है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 ये किससे संबंधित होता है? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 21। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा असम एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? तो असम में एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? तो साथ ही ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है? तो सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को कौन दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं नहीं लगती है? तो किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं नहीं लगती है? तो साथ ही जैसे छत्तीसगढ़ की तो लगती है और महाराष्ट्र की भी लगती है और उत्तर प्रदेश की भी लगती है, लेकिन बिहार राज्य की साथ ही नहीं लगती है मध्य प्रदेश की सीमा से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? तो नागालैंड राज्य मनाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। ओके दोस्त, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाली है। आप देख ही रहे होंगे कि फॉर्म फिलअप लगभग 1 करोड़ तो हो ही चुकी होगी। आरटीआई की रिप्लाई आ जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा। 32,438 पद भी हैं और 1 करोड़ फॉर्म, कहाँ 32,000 कहाँ करोड़। आप देख सकते हैं एक सीट के लिए कितना कंपटीशन होगा। लगभग 8 से 900 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ेंगे। तो आपको यदि उनसे आगे जाना है तो आपको डेली का डेली प्रैक्टिस सेट करना है, ये आप सभी को मालूम है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए 74 एक मोनोकॉट है इनमें से, तो इनमें से एक मोनोकॉट कौन सा है? जो फैबियो पेडिलम होता है ना, एक मोनोकॉट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पैफियो पेडिलम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से अक्रिय गैस समूह कौन सा है? अक्रिय गैस आप सभी को कल ही बताया था कि 18वां समूह देख लीजिए। तो 77 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए 18वां या तो शून्य समूह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपके पेपर में शून्य समूह दिख गया तो आप समझिए कि अक्रिय गैस समूह होने वाले वो। चलिए
अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 78, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो कौन प्रकृति में यानी नेचर में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? AgNaCl। तो भाई Ag यानी सिल्वर, सिल्वर जो है ये प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? तो भाई 56। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो चाकू से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? एल्यूमिनियम को, प्लेटिनम को, तांबा को या सोडियम को? तो भाई याद रखिए एनो को काटा जा सकता है चाकू से आसानी से, यानी सोडियम को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो गैस का। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देंगे। ये फ्री का काम होता है, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम जितने भी आपको क्लास देंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए। लाइक करके सेशन को शेयर करना आपका एक पहला सिद्धांत होता है। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से जो उत्पन्न बल होता है इसको क्या कहा जाता है? तो भाई पेशीय बल बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, जी का मान किसने ज्ञात किया था? जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध का जो पानी होता है ना, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से क्या ऐसी होती है? भाई जो नीलय की भित्ति होती है वो अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है या बड़ी होती है? तो भाई मोटी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण क्या बनता है? जब आप साथी देखते होंगे काफ़ी स्टूडेंट पहले जो 6 में ही रहते हैं तो उनको हम लोग काफ़ी चेंज, उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल जाता है। वो लगते हैं कि बहुत एजेड हो गए हैं। उनमें ऐसा क्या कारण होता है कि उनमें युवावस्था के ही समय उनमें काफ़ी बदलाव आ जाता है? किसके कारण? किस हार्मोन के कारण? हार्मोन तो होता ही है, लेकिन वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस वर्ग में जंतुओं में सल्कों का अभाव और त्वचा में स्लेम्स ग्रंथियां होती है? तो किस वर्ग में जंतुओं में सल्कों का अभाव और त्वचा में स्लेम्स ग्रंथियां होती है? तो ये उभयचर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? पुनर्जनन की बात आ गया तो आपको चुपचाप मार पे हाइड्रा पे लगा देना है। पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है ये हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 89, इथेनॉल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? इथेनॉल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 78 यानी 78 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? एक समान, वृत्तीय, असमान या आवर्ती होता है? तो मेरे भाई ये आवर्ती होती है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई तो रेजिस्टेंस की तो ओम होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी ताप की एक इकाई नहीं है? तो मेरे भाई इनमें से ताप की इकाई कौन नहीं है बताइए? तो फ़ारेनहाइट तो ताप की इकाई में से आती है, सेल्सियस भी आती है, केल्विन भी आती है, लेकिन भाई पास्कल नहीं आती है, पीए नहीं आएगी, ये तो प्रेशर से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा?
तो एल्युमिनियम के माध्यम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिका जो होती है यानी जो डेड सेल होते हैं इनके संयोजन से होता है। तो भाई स्क्लेरन काइमा उत्तक का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से अंडप में उपस्थित होता है, यानी किस अंडप में उपस्थित होता है। तो निम्न में से अंडप में उपस्थित होता है तो किसमें साथी, बीजांड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन है इनमें से, तो क्लेमाइडोमोनास है। डी ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है, क्लेडोमाइडोमोनास। 97 नंबर बताइए कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो ये धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है समभारिकों में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आयरन, यानी दोस्त आयरन या आयरन होना चाहिए भाई। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन 100 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। तो एल्युमिनियम होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जो संयोजी का मतलब होता है 2, 8, 11, जो लास्ट वाला बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को संयोजी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम में 2, 8, 3 यानी 11 होते हैं। तो 2, 8 आपका विन्यास हो जाएंगे, तीसरा का आपका बह वाला क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो संयोजी लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जितने उसी को बोलते हैं। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज के इस 5 प्रैक्टिस सेट को मिलाकर। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर आज के इस सेशन से। उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन तो पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लगा होगा, जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं और आने वाले हैं मेरे भाई। तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 3 यदि आपका गलत हुआ होगा तो 1 सही में से जाएगा नंबर। ये भी बात याद रखेंगे, सब कुछ आपके माइंड में चलना चाहिए। जब आप पढ़ाई करिए तभी साथी, ऐसा नहीं कि हमेशा। जब आप पढ़ने बैठे तो बिल्कुल फोकस के साथ कीजिए, जो भी आप काम कीजिए बिल्कुल फोकस के साथ कीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप कोई भी काम करेंगे ना तो आपके अंदर देखेंगे उस काम में रुचि लगेगा, आपका उसमें फोकस बना रहेगा। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। तो आपने आज चारों क्लास अभी अटेम्प्ट नहीं किया है तो आर्मी अग्निवीर का अलग से प्लेलिस्ट है और रेलवे ग्रुप का अलग से प्लेलिस्ट है। तो डेली का डेली जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट होता रहता है, जितने भी क्लास होता है उसमें साथ ही हम अपडेट करते रहते हैं प्लेलिस्ट में। तो आप डेली का डेली प्लेलिस्ट भी चेक किया कीजिए। ओके दोस्त, इससे आपको आसानी होगी, ढूंढने में आपको काफ़ी आसान होगा, आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। बस प्लेलिस्ट जाइए। आपको आर्मी की तैयारी करना है तो आर्मी के प्ले लिस्ट में जाइए, यदि आपको ग्रुप डी की तैयारी करना है तो ग्रुप डी के प्ले लिस्ट में चले जाइए। आपको डेली का डेली क्लास और डेट वाइज मिलेगा भी। ओके दोस्त, तो चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, आप सभी को शुभ रात्रि।